हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। सारे लेक्चर्स देखे अच्छे से, सारे क्वेश्चंस किए हैं। जिसने पीछे के सारे लेक्चर्स देखे अच्छी बात, जिसने नहीं देखा उसका भी वेलकम है, क्योंकि आज बिल्कुल हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एरिया वेक्टर। बातें फालतू नहीं करता, आपको पता है बहुत कम बातें करता हूँ। जिसका नाम क्या है? एरिया वेक्टर। अब जिसको पता है एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छी बात। जिसको नहीं पता और सुन के चौंक रहा होगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। जी बिल्कुल, एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्क्वायर के बारे में सोचो कि मेरे पास क्या है? स्क्वायर है जिसके साइड्स क्या है? सारे साइड्स ए के बराबर है। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका एरिया कैसे निकालते थे? याद है कुछ? इसका एरिया निकालते थे साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए करके ऐसे निकलता था एरिया। आंसर क्या आता था मेरा? ए स्क्वायर आता था। हमने यही पढ़ा है। लेकिन ये जो ये है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन, इसको बोलते थे हम क्रॉस प्रोडक्ट। याद है 11th क्लास में? ये क्या होता है मेरा? क्रॉस। ठीक है, तो जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जब भी किसी चीज का एरिया निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है और हमें पता है, जब भी दो क्वांटिटीज का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एरिया आंसर किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटी में। जब मैं इन दो क्वांटिटीज का, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जी इसका एरिया क्या होगा? मतलब जो इसका वेक्टर, इसको मैं थोड़ा सा ना 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 3D का है तो फिगर 2D, बट फील तो आना चाहिए 3D वाला। ठीक, ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसको ऐसे रखा है। ठीक है, ये है। तब क्या इसका एरिया निकाला मैंने? लग तो नहीं रहा, इसका साइड मान लो है। ठीक है, स्क्वायर है, इसको ऐसे रखा गया। फॉर एग्जांपल इसको समझ सकते हो कि स्क्वायर है, इसको ऐसे रखा गया। ठीक, तो साइड इंटू साइड करके हमें एरिया निकाला। कैसे निकाला? साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो जब भी दो चीजों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटी में आता है। बहुत पहले से जानते हैं सब बात हम। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? तो जो इसका डायरेक्शन होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, देखो मान लो ये मेरा ए बी है, ए बी सी डी। किसी भी दो साइड का तुम क्या निकालो? क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। किसी भी दो साइड का क्या निकालो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी और ए डी, अगर ए से बी की तरफ जाऊंगा तो आंसर कहां आएगा? मेरे नीचे की तरफ आएगा। कहां आएगा आंसर? सिंपल सी बात है। उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आना, अच्छी बात है। ए से बी करोगे तो आंसर कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। डायरेक्शन कैसे आएगा? राइट हैंड पाम रूल याद है? अपने फिंगर को कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। तो हम कहां जा रहे हैं? ए बी इंटू ए डी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे करूंगा तो एरिया कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक बात याद रखना, जब भी इसका जो हमारा डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए? इसका डायरेक्शन चाहिए। तो जब भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है मेरा? एरिया वेक्टर। इसको एन कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका सरफेस क्या है? ये वाला 2D फिगर की बात कर रहा हूं मैं। इसका फिगर क्या है? ये वाला सरफेस है इसका। तो जो एरिया वेक्टर होगा, इसका यूनिट जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इन 2D फिगर्स में। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तुम चाहो तो इसको नीचे भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो, तुम ले रहे हो इसका एरिया ऊपर, गलती नहीं हो तुम। तुम्हारे बगल में तुम्हारी प्रिया बैठी है, वो उसका एरिया ले रही है नीचे की तरफ। क्या बोल रहे? मेरे बगल में तो मेरा दोस्त बैठता है, बंदरी शकल वाला। ऐसा ही होता है। ठीक, तो ये क्या है? इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ तुम्हारी मर्जी, ले सकते हो। चाहो तो तुम नीचे ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 2D फिगर है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 2D सर्फेसेस की बात कर रहा हूं, जिसको हम ओपन सरफेस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में तुम जो डायरेक्शन है ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, दोनों सही है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो डायरेक्शन लोगे तो एक क्वेश्चन में एक डायरेक्शन ही लोगे। ये नहीं कि तुम एक क्वेश्चन में पहले ऊपर ले रहे हो, फिर उसी क्वेश्चन में बाद में तुमने क्या कर दिया? नीचे कर दिया। तो वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। पता लगा? वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, इसका निकाल के देखो डायरेक्शन क्या होगा। स्क्वायर का तो हो गया। मेरे पास एक क्या है? सर्कल है। सर्कल है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां से मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, इसको सर्कल को ऐसे रखा गया है। ठीक है, तीनों एक्सिस में रखा गया है। ये मान लो सर्कल है मेरा, यहाँ पे इसको ऐसे रखा है। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा जी? एरिया निकालना है मुझे, को क्या निकालना है? सर्कल का एरिया निकालना है वेक्टर क्वांटिटी में। क्योंकि मुझे क्या है, इसका जो भी आंसर आता है, हमारा एरिया क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर किस में आएगा? वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस मान लो आर है, कितना है? आर। तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? इसका डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? इसका डायरेक्शन। तो देखो इसके पर, इस सरफेस के ऐसा रखा था नहीं है सर्कल, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो सकता है, या फिर ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो प्लस का जे कैप भी हो सकता है और पाई आर स्क्वायर माइनस का जे कैप भी हो सकता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो किसी भी एक और देख लो,
एग्जाम्पल लेते हैं रेक्टेंगल का। किसका लेते हैं? रेक्टेंगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरा y, ये मेरा x, ये मेरा z, ठीक। तो ये क्या है? मेरा रेक्टेंगल है L इंटू बी। क्या है मेरा? L इंटू बी करके रेक्टेंगल है। देखो z डायरेक्शन क्या होगा, या तो इसके आगे होगा या इसके, क्योंकि तीनों क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है म्यूचुअली। x y z तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो इसका डायरेक्शन होगा या तो इस बोर्ड, इस प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ जाएगा, या प्लेन ऑफ बोर्ड है ये, ठीक है। तुम्हारे लिए प्लेन ऑफ पेपर होगा ना ये, तो प्लेन ऑफ पेपर से या तो बाहर की तरफ जाएगा या तो अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है हमेशा सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो सरफेस इसका ये है, इस बुक को मान लो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस इसका ये है, तो यहां से बाहर की तरफ निकलेगा या तो इसके यहां से अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी, L क्रॉस बी से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या आएगा मेरा? L बी जेड कैप, जेड कैप के लिए के का रिप्रेजेंट करते हैं। ये L बी माइनस में भी हो सकता है, माइनस का के कैप, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या लेना, प्लस का डायरेक्शन लेना है, माइनस का डायरेक्शन लेना है, एज यूर विश, ठीक। किताबों में एरिया वेक्टर के लिए देखो बुक्स में कैसे समझाएगा इसको, बुक में देख के काफी डर लगता है। एग्जैक्टली मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता था ना 11th, जब मैं 12th में था, तो मुझे देख के काफी डर लगा था कि क्या लिखा हुआ है। 12th में पहला दिन था, दूसरा दिन, पहले शायद तीसरे दिन में ये हमें पढ़ने लगे थे हम लोग। हमने स्टार्ट पीछे से किया था, ठीक है। हमारे टीचर का अपना तरीका था, बहुत बड़े टीचर थे। तो स्टार्ट किया तो मैं देख के डर गया था। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ था, ds इज इक्वल टू में ds वेक्टर इज इक्वल टू में ds और n कैप, कुछ ऐसे लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है भाई? इसको लिखा था एरिया वेक्टर। मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख के डर गया था। पहली बार तो एरिया वेक्टर पहली बार सुना था मैंने ये वर्ड, शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये क्या होता है इसका, देखो किस किताब में इसको ds यूज किया गया है, किसी किताबों में इसको, बहुत सी किताब ऐसी इसमें da यूज होता है। दोनों किसके लिए? एरिया के लिए है। क्या है? एरिया के लिए। और वेक्टर क्वांटिटी कैसे आता है? मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। तो ये क्या है इसका? मैग्नीट्यूड और एन कैप क्या दिखाता है हमें? डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो ये कहानी है, ठीक है। तो इसको देख के किताब में डरना मत, ठीक है। और इसका ऐसे रिप्रेजेंट क्या होगा, शायद किताब का तो नाम नहीं लूंगा मैं इस टाइम, क्योंकि सही नहीं है किताब का नाम लेना। इसके एरिया को ds दिखाया जाता है, यहाँ पर एन कैप लिखा रहता है, और वेक्टर इज इक्वल टू में ds डॉट ds टू एन कैप, ये लिखा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से 2D की बात हुई। 2D में चाहो तो आप एक नोट लिख लो, जो 2D फिगर होते हैं, जितने भी 2D सर्फेसिस होते हैं, उनके लिए आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, उसके लिए आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो। तो इन 2D पहला पॉइंट लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। कौन? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात याद रखना, इन केस ऑफ 2D फिगर या 2D सर्फेसिस, फिगर मत लेना, 2D शेप्स या 2D सर्फेसिस, यू चूज बोथ डायरेक्शन which perpendicular to surface, ठीक है। कोई से भी डायरेक्शन तुम ले सकते हो, बट एक बात याद रखना कि अगर तुमने एक क्वेश्चन में एक डायरेक्शन ले लिया तो पूरे क्वेश्चन में वही डायरेक्शन लेके चलना है, ठीक है। तो ये सब बातें लिखी नहीं आती, सारी बातें कुछ याद भी रखनी चाहिए अपने आप से भी, ठीक है। इस तरह से 2D सरफेस की बात हुई, नोट करो इसको पॉज करके। अब बात समझ में आई कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करके किसी भी दो साइड का तुम क्रॉस कर दो, जैसे AB क्रॉस AD, किसी भी दो साइड का तुम क्रॉस कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। किसी भी दो साइड का तुम क्रॉस कर दो, AB क्रॉस AD, तो AB ये है, AD ये है, तो A से D की तरफ जा रहा हो, तो एरिया कहां जाएगा? इसके नीचे की तरफ जाएगा। मतलब इस केस में ऐसे रहेगा ना, ये ऐसे रहेगा। तो AB ये, AD ये, यहां से क्रॉस करूंगा, अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करूंगा इधर की तरफ, AB से AD की तरफ, AB से AD की तरफ कर्ल करूंगा, तो डायरेक्शन थंब कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहां से क्या आएगा? तो स्टार्टिंग में मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, अब आगे समझ में, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, बहुत सही। नोट करो, इतनी बातें कर लिया। चलो, आई होप सो घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, नोट्स अपने आप बना रहे होगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे होगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को, देखते हैं, अभी तो बोलना सही नहीं रहेगा,
पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ठीक है। अरिहंत वगैरह का जो पब्लिशर का आता है ट्राई करूंगा, अपने ऐसा बेस्ट दूंगा जितना उससे करूंगा मैं, ठीक। बस अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। हाँ, अब बात करता हूँ 2D सर्फेसिस की बात कर ली, 3D सर्फेस की बात करता हूँ, 3D सर्फेसिस। तो याद रखना 3D सर्फेसिस को हम ओपन क्लोज सर्फेसिस बोलते, उसको क्या बोलते थे, ओपन सर्फेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज सर्फेस। इसको हम क्लोज सर्फेस भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज सर्फेस। इसमें देखो जो एरिया वेक्टर होगा, जिसको मान लेता हूं क्यूब है, क्या है, क्यूब। गली में शोर हो रहा है थोड़ा बहुत, तो बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर करना आप लोग, ठीक। ये मेरे पास क्या है, क्यूब है, इसके साइड्स क्या है, सारे एक इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, ये एक सरफेस है, तो मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा, है ना। एरिया वेक्टर से कहां, बाहर की तरफ बनेगा, सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, क्लोज फिगर के अंदर, क्लोज सरफेसेस के अंदर जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड। इसमें अब आप इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों लिख सकते हैं, हमेशा सिर्फ आउटवर्ड होगा। क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ये देखो, इसमें अंदर की तरफ भी बन सकता था, बाहर की तरफ, लेकिन क्लोज फिगर के अंदर, क्लोज सरफेसेस के अंदर जो एरिया वेक्टर लेता है हमेशा कहां लेते हैं, बाहर की तरफ। तो इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहां आएगा, कुछ ऐसे बन के आएगा, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ऐसे बन के आएगा। ऊपर वाले सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ बन के आएगा ए, नीचे वाले के लिए नीचे की तरफ बन के आएगा ए वेक्टर लगाना मत भूलना, ठीक है। और इन दोनों के लिए, एक के लिए बाहर आएगा, एक के लिए उधर पीछे जाएगा, समझ सकते हो। तो इसमें बस एक बात याद रखना कि जो क्लोज फिगर होता है, 3D फिगर होता है, उसके लिए जो मेरा एरिया वेक्टर होता है हमेशा कहां निकलेगा, आउटवर्ड द सरफेस, सरफेस से हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर है। और उसके बाद 2D में क्या था, अंदर भी जा सकता था, बाहर भी जा सकता था, ये बात क्लियर रखना। यहां देख सकते हो तुम सेकंड केस में सिलेंडर, क्या देख सकते हो, सिलेंडर। तो सिलेंडर का एक तो ये सरफेस होता है, ठीक है, कि ये सरफेस होता है, और एक क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, किसके होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये बनेगा, इसके लिए इधर की तरफ बनेगा, और इसके लिए कहां बनेगा, इधर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ एरिया वेक्टर कभी नहीं बनेगा। यही बात तुम एक स्फीयर के लिए सोच सकते हो, ये क्या है मेरा स्फीयर, ठीक। तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर बनेगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। जब भी कोई लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है तो कहां से निकलती है, उसके सेंटर से। तो मान लेता हूं ये सर्कल का सेंटर है, बोर्ड पे कैमरे में आ रहा होगा, छोटा सा बनाया थोड़ा, ठीक है। ये क्या है, इसका सर्कल का सेंटर है, तो जो इसके लिए एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, यहां से ऐसे निकलेगा, ठीक है, यहां से ऐसे निकलेगा, मतलब सब जगह से ऐसे ऐसे निकलेगा। बस ये याद रखना है कि हमेशा बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ कभी भी एरिया वेक्टर नहीं होगा क्लोज सरफेस के लिए। तो एक बात यहां से लिख सकते हो, फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड। क्लियर है। तो ये था क्या, एरिया वेक्टर फॉर 3D फिगर्स। एक बात याद रखना कि 2D फिगर्स में दोनों तरफ हम एरिया वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन 3D में से एक तरफ लेंगे, बाहर की तरफ, उसमें हमारी मर्जी के ऊपर है, ठीक। पॉज करके नोट करो इसको, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से हमारा गॉस लॉ का बेस रहेगा। अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आपको गॉस लॉ में मजा आएगा, अदरवाइज गॉस लॉ आपको फिर बोरिंग सा लगेगा और समझ से बाहर जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपको ये फ्लक्स का कंसेप्ट समझ में नहीं होगा, एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो गॉस लॉ इसी के ऊपर बेस है पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक अपना, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक के चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चैप्टर में, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक। अच्छा, फ्लक्स होता क्या है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है, ये मेरा प्यारा सा बुक, ठीक है। इसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगी, परपेंडिकुलर पास करेगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही बहुत सारी, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes perpendicular to the surface
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी मान लो एक सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास करेंगी वो परपेंडिकुलर, ठीक है, इस सरफेस से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस के, मान लो ये सरफेस है, यहाँ से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ऐसे पास कर रही है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे पास ये सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, मतलब नहीं है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर के साथ, जिधर एरिया वेक्टर होगा उसके अलाउ, ये भी कह सकते हैं। इस सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होगा? ये होगा। तो इसके अलावा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। इसको निकालते कैसे हम? E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, इनटू नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं E A cos थीटा। पता है ना डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा आता है। अब थीटा क्या होता है? तो अभी बता रहा हूं थीटा क्या होता है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास क्या है? ये सरफेस है। क्या है? ये सरफेस है, ठीक। यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर इसका ये होगा, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना थीटा, उसको ये वाला थीटा एंगल होता है। जो इन दोनों के बीच में एंगल होता है वो ये वाला एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा इज अ एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल, एरिया के नहीं, एरिया वेक्टर के, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्लियर है। इसका यूनिट क्या हो सकता है? तो यूनिट देख सकते हो, E का यूनिट होता है मेरा, ऐसा यूनिट देख सकते हो। E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट। E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम, इसको हम, इसका एक और यूनिट है वोल्ट मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर कूलम वोल्ट के इक्वल होता है। अभी आपको सेकंड चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स होते हैं। तो बेसिक सी बात है, ये देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, है कि नहीं? cos थीटा या थीटा, बात तो एक ही है ना, ठीक। एरिया वेक्टर ए और cos थीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? मतलब साइंटिस्टों ने क्या सोच के बनाया? तो इसका आपको प्रूफ देता हूं मैं भी कि मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, ठीक, एक सरफेस है। इसका एरिया मान लेता हूं लेट्स सपोज ए है। यहां से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल ली। कितनी निकल ली? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर निकल रही है। तो फ्लक्स क्या होगा मेरा? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर पास करेंगी वही उसका फ्लक्स होगा। यहां पर फ्लक्स मान लेता हूं 3 है, ठीक है। उसी एरिया में से मान लो इस सरफेस को, यहाँ पे ये एरिया सेम, दोनों का एरिया क्या है? सेम है। इसी एरिया में से अब 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने लग गई। क्या निकलने लगे? 6 इलेक्ट्रिक। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 निकल ली, 5 हो जाएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरह से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? तो देखो एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहां पे एक मैं छोटा सा सरफेस बना दूं, इसका एरिया मान लेता हूं डी ए है, दिख रहा है? ये देखो ना, चलो मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ये है, तो ये पूरा इसका एरिया ए है। इसके जस्ट बगल में मैं एक छोटा सा सरफेस बना देता हूं। ये क्या है? मेरा छोटा सा सरफेस है। इसका एरिया क्या है? डी ए, छोटा सा एरिया डी ए। अब देखो इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर, लेकिन इसमें से तो एक ही पास कर रहा है। तो एरिया कम करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई। एरिया कम करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई। जैसे जैसे एरिया बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा। तो इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? देखो यहां पर यही कहानी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 3, इसमें से 5 पास कर रही थी। तो एरिया कम करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, एरिया बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो यहां से इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? तो इस चीज को देखो, ये क्या है? मेरा वही सरफेस है, ठीक। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास कर रही है, किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है,
ठीक, परपेंडिकुलर पास नहीं कर रही इस बार ना, परपेंडिकुलर पास कैसे करती, बिल्कुल ऐसे निकलती तो परपेंडिकुलर होता, इस बार किसी एंगल थीटा में पास कर रही है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस केस में, इस सरफेस का इधर की तरफ बनेगा मेरा एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, लेट्स सपोज थीटा है, क्या है, थीटा एंगल है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस, तो ये तो होगा नहीं, हम क्या लेंगे, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे, इसके दो कंपोनेंट तोड़ूंगा मैं, क्या तोड़ूंगा, इसके दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक तो ये टूटेगा मेरा और एक ये टूटेगा, ये क्या होगा मेरा ई साइन थीटा और ये क्या होगा मेरा ई कॉस थीटा, है ना। अब देखो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चाहिए फ्लक्स निकालने के लिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा क्या होंगे, अलोंग एक ही साथ होंगे, या तो पैरेलल एक ही तरह एक के ऊपर एक होंगे, पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये बात हमेशा फिक्स है। ठीक, यहां से देखो ये वाला सरफेस तो मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर पास नहीं कर रहा, सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसके दो कंपोनेंट तोड़, एक तो ऐसे निकल जा रहा है, इससे मतलब नहीं, जो इसके परपेंडिकुलर निकलेगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देखो ई ए कॉस थीटा, यहां से जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू कम होगी। कॉस थीटा क्योंकि 1 मैक्सिमम होता है ना, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 का होता है, कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है, तो जैसे जैसे थीटा को घटाओगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी 1 घटेगी, तो इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा पे थीटा नहीं कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा इसकी वैल्यू ओवरऑल कम होती जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री पे 1 होता है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके ये कंपोनेंट कैसा होता जाएगा, इधर से अलाइन होता जाएगा, फील लो ना चीज को, ऐसे अलाइन होगा तो परपेंडिकुलर जाएगा नहीं, और जैसे जैसे कम करेंगे बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, यही था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक और बात, ये जो फॉर्मूला है ना, वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। अगर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर हम इस फॉर्मूले से इसको नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या निकालेंगे, छोटा छोटा, मान लो कि यहाँ पे एक फील्ड है, एक सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर निकालेंगे डीए। ठीक, फिर यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर निकालेंगे डीए, यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर निकालेंगे जो इसके अलग होगा डीए, और इन सारे डीए को इंटीग्रेट कर देंगे जिससे क्या आ जाएगा, मेरा नेट फ्लक्स आ जाएगा। इस केस में क्या करते हैं हम, फ्लक्स निकालने के लिए पहले छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, छोटा सा फ्लक्स डी फाई निकालते हैं। डी फाई का मतलब क्या हो गया, डी फाई होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह का जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस जगह का छोटा सा एरिया वेक्टर, क्योंकि हर जगह अलग अलग है, उस छोटी से पर्टिकुलर एरिया में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ना, तो वहां का हम एरिया लेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से कह सकता हूं मैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, तो यहाँ से ई तो हमेशा कॉमन है, कॉस थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी मोस्ट ऑफ द केस में, तो डी ए का इंटीग्रेशन करके इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म के केस में निकालेंगे। ये गॉस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलता है। पॉज करके इसको नोट करो, यहाँ तक इसके ऊपर अच्छे से देखो, आज का कंसेप्ट बस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक प्लस लाइन पासिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। अभी इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, जो टॉपिक है आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो देखते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको बात और अच्छे से समझ में आएगा। इस रूम में गर्मी बहुत है, गर्मी का सीजन है तो गर्मी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, क्या है मेरे पास, कैसे बनाऊं उसको मेरे पास क्या है, ये सरफेस है। ठीक है, स्क्वायर मान लेता हूं, उसको ऐसे रखा गया है। ठीक,
इसका साइड क्या है, ए है। साइड कितना है इसका, ए है। ठीक, इसका भी साइड क्या है, ए है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है परपेंडिकुलर। ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर पास कर रही है। मतलब इसको चीज को बता नहीं पाया शायद, ड्राइंग 3D ड्राइंग थोड़ी नहीं खराब है, आप अच्छे से जानते हो इस बात को। ऐसे कुछ बनेगा ये, ठीक, हाँ अब ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास कर रही है परपेंडिकुलर ई वेक्टर। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही है। इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल तरीका है इसके लिए, क्या निकालेंगे, छोटा सा डीए वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर निकालेंगे। ए मान लेता हूँ, डीए मानो, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है उसने क्वेश्चन में। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो ये निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोला है तो डीए निकालेंगे। अभी वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या लिया, एरिया वेक्टर ए लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एरिया क्या आ जाएगा, ई ए। इसका एरिया क्या होगा, सारे साइड्स मान लो ए है, क्या होगा, ए स्क्वायर। फ्लक्स कितना आ जाएगा मेरा, ई ए स्क्वायर। इजी था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार क्या है मेरा, कुछ ऐसे है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। ठीक है, और ये मेरा स्क्वायर है। बताओ इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, निकालेंगे कैसे, ई ए कॉस थीटा। इस पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ। ई और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये सरफेस ऐसे रखा गया है, कैसे रखा गया है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, ऐसे है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। ये इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे ये है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, या फिर जेड एक्सिस मान लो। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे cos 90 हो जाएगा। यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलेगा एरिया वेक्टर। ठीक, तो ई ए cos 90 इज 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 होना भी चाहिए था। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर पास नहीं कर रहा है, ऐसे छू के निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, ऐसे छू के निकल रहा है। क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, कि मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, r है। इसका रेडियस कितना है, r है। यहां से x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है 30 डिग्री पे। यहां से x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है। यहां से 30 डिग्री पे, x एक्सिस से 30 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो बताओ इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें तो बच्चे क्या करेंगे, फ्लक्स निकालना है सर, बहुत इजी है। ई ए कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 है, ई ए कॉस 30, यहाँ कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। रख के गलत क्यों, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर कहां बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। सर्कल ऐसे रखा हुआ है ना जी, तो इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा, ऐसे बनेगा, ये एरिया वेक्टर। और मैंने क्या बोला था, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल होगा ना जी, ये वाला एंगल क्या लेंगे। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, हर साल गलती करते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ट्यूशन में जितने से पढ़ा रहा हूँ हर साल बच्चे यही गलती करते हैं, जितने भी टेस्ट लेता हूँ यहाँ तक एग्जाम में भी यही गलती करके आते हैं। ठीक है, और मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेरे मैंने एग्जाम में तब भी किया था गलती। ठीक है, तो जो मैं यही क्वेश्चन आता है, हम एंगल जो लेते हैं ना, इस एक्सिस से नहीं लेते हैं एंगल, क्या लेते हैं हम, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। एंगल यहाँ पर 30 दिया था एक्सिस से, एरिया वेक्टर कहाँ है, इसका ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, तो 90 होगा इस सरफेस से। और ये वाला 30, तो ये कितना होगा, 60 होगा, ये वाला पूरा 90 होगा। यहाँ से ये 30, ये दे रखा ना मैं 30, ये वाला एंगल, और ये 60 होगा, 30 60 90 होता है, तो ये वाला कितना होगा, 60 होगा। इसका फ्लक्स कितना निकलेगा, ई ए cos 60, cos 60 इज 1/2, तो ई ए 1/2। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²/2। तो इस तरह से फ्लक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बच्चे मोस्ट ऑफ द केस में गलती करते हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसी गलती ना करना। ठीक है, अच्छा इस केस में बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल ये है, ये सर्कल है, लेट्स सपोज का रेडियस r है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है,
इस केस में बताओ, इस केस में क्या है, सर्कल ऐसे रखा हुआ है, सर्कल कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। मान लो ये सर्कल ही, इसको मानो सर्कल है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। तो बताओ इस केस में इलेक्ट्रिक, वैसा बता ही दिया, बचा ही क्या है, ठीक है। तो इस केस में देखो देख के पता लगता है, इसमें बता देगा, वो एक्सिस बना के देगा आपको पहले से, ठीक है। तो बताओ इस केस में मान लेता हूँ एंगल ये कितना है, 45 है इस एंगल से, ठीक है, एक्स एक्सिस से इसका एंगल 45, तो बताओ कितना होगा, एरिया वेक्टर निकालेंगे। इसका एक्स एक्सिस एंगल 45 है ना, छोड़ रहने दो उसका, एक्स एक्सिस एंगल है ना, हमें से तो मतलब नहीं, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, EA cos 45 लगाएंगे और बोलेंगे जी मैं आंसर ठीक करके आया। जी बिल्कुल नहीं, आपने आंसर गलत किया है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ, इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि इस प्लेन ऑफ पेपर में है ना ये। तो इसके देखो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन देगा ये चीज, ठीक है, कौन कैसे है उसमें बताएगा, ठीक है, कैसे रखा गया है पक्का बताएगा वो तुम्हें क्वेश्चन में, तो समझ जाओ। ऐसे क्वेश्चन करते करते आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये ऐसे रखा गया है सर्कल को, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, फाई की वैल्यू 0, फ्लक्स की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरह से हल्के फुल्के सवाल आते हैं एग्जाम में। इसके एक अच्छा सवाल है वो भी कराएंगे अभी, पहले थोड़ा बहुत सीख तो ले, वार्म अप तो कर ले छोटे छोटे सवालों से। कर लिया? पॉज करके नोट करो इसको। चलो ये तो था 2D का विकट, बहुत आसान था ये, मतलब इसका एक मुश्किल सा सवाल है, मतलब मुश्किल नहीं है, लेंथी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, उसको देखेंगे अभी। पहले इन सब छोटे छोटे सवालों को देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है गॉस लॉ के लिए, बात याद रखना मेरी हमेशा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी होगा देख लेना आप नंबर, ठीक है, मुझे एक्चुअल नंबर याद नहीं है। कि मेरे पास क्या है, क्यूब है, क्यूब है, ये मेरा क्यूब, देख के तो लग नहीं रहा क्यूब, मेरी ड्राइंग जानते हो ना बहुत अच्छी है। ये मेरा क्यूब है, हाँ हमें क्या बताना है, फाइंड फ्लक्स इन ड्यू टू इन ईच सरफेस, ठीक, ऐसी सवाल आता है कि इसके हर सरफेस से और टोटल फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, एंड नेट फ्लक्स ऑल्सो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसके ईच सरफेस से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ठीक, और क्या बताना है, नेट फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। अच्छा जी, तो देखो हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो ई चाहिए दिया हुआ है, एरिया वेक्टर चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया और इसके बीच का होता है। तो हमें ई दिया हुआ, हमें ए निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर। तो इस सरफेस के लिए मान लेता हूं, इसको मैं सरफेस 1 देता हूं, इसको मैं नाम दे दूं सरफेस 2, ठीक, ऊपर वाला मेरा सरफेस 3, नीचे वाला सरफेस 4, ये पीछे वाला सरफेस 5 और आगे वाला सरफेस 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नाम दिया। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा मेरा ए, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ बनेगा ए, इसके लिए इधर की तरफ बनेगा एरिया वेक्टर ए, इसके लिए ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर ए, ये पांचवे के लिए पीछे की तरफ, छठे के लिए आगे की तरफ, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देखो, फॉर सरफेस 3, 4, 5 and 6 दे द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। क्या है परपेंडिकुलर, खुद देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री, नीचे वाले के लिए 90 डिग्री, इधर वाले के लिए एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है कि नहीं। इनके लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, फ्लक्स की वैल्यू 0 ड्यू टू फ्लक्स 0, इनके लिए फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो बचा कौन सा, सरफेस 1 सरफेस 2। तो सरफेस 1 के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, EA cos थीटा। इस केस में cos थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो फ्लक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, EA cos 180 1 माइनस होता है तो -1, तो ये कितना हो जाएगा मेरा -EA, फ्लक्स 1 की वैल्यू, ठीक है। फ्लक्स 2 देख सकते हो, सेकेंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, EA cos 0 की वैल्यू 1, तो EA आएगा, ठीक है। दोनों सरफेस के लिए निकाल दिया, तीसरे चौथे पांचवे के लिए 0 होगा। इसने पूछा था कि नेट फ्लक्स बताओ, क्वेश्चन में नेट फ्लक्स भी पूछता है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, दोनों के फ्लक्स को जोड़ दो, एक प्लस एक माइनस में है, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो नेट फ्लक्स 0, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। मैंने बताया भी था कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए नेट फ्लक्स की वैल्यू एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है। इस चाहो तो इस बात को नोट कर सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो, फॉर क्लोज्ड
क्लोज्ड या फिर 3D सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो नहीं होगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा, नेट फ्लक्स जीरो। ठीक है, तो नोट डाल के इस चीज को लिख सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, पॉज करके नोट करो। अच्छा सवाल था एक, मैंने करा दिया, मैंने देखा था अच्छा लगा, मैंने करा दिया। ठीक है, तो पॉज करके नोट करो, इसको कर लिया। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसके और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे गॉस लॉ में, इसके और बहुत बढ़िया अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, गॉस लॉ में डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। मेरे पास क्या है, स्फीयर, पहले इसका देख लेते हैं, सिलेंडर वाला। मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक, मुझे इसके लिए बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ईच सरफेस से, और टोटल फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, और फ्लक्स टू द ईच सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक, ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इसकी वैल्यू मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दे रखी है E0 I कैप। ठीक है, आई डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के तुम्हें ये देगा कि E E0 I कैप। आई कैप मतलब इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस में। जे की कैप में अगर जे देता तो ऊपर की तरफ होता। ठीक है, तो वो देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स निकालने के लिए E चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, cos थीटा चाहिए। ठीक है, थीटा तो अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे, सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, और ये क्या है मेरा ऊपर की तरफ A, और ये नीचे की तरफ A। ठीक है, इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। तो याद देखो, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस के लिए जो मेरा फ्लक्स का वैल्यू होगा जीरो होगा नहीं होगा, सोच के देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कर्व सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, कहीं भी देख लो कर्व सरफेस पूरे में होगा ना, गोल में, तो हमेशा ही क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा कर्व सरफेस। तो इनके बीच का जो एंगल होगा एरिया वेक्टर, इसके बीच का हमेशा 90 डिग्री होगा। तो कर्व सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो बचा क्या, फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, तो कितना हो जाएगा EA cos थीटा, है ना, cos थीटा, इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। वही कहानी, माइनस 180 में माइनस आता है, उसके लिए प्लस का EA आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा एक और सवाल देखते हैं। मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, इसका रेडियस क्या है, R है। इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। किसमें रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही फील्ड लाइंस इसके अंदर से भी पास हो रही है। ठीक है, वो किचन मिचन हो जाएगा इसलिए बनाया नहीं मैंने। ठीक है, तो इसके लिए मुझे नेट फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, नेट फ्लक्स की वैल्यू बताओ। 3D फिगर है, 3D फिगर के लिए जब भी किसी 3D फिगर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके लिए नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, बहुत सस्ते, मतलब बहुत हल्के सवाल आते हैं इस केस में। ठीक है, अच्छा कोई ये पूछ देगा, बताओ अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटरिंग इन द सरफेस। ठीक है, या स्फीयर, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, क्वेश्चन देख सकते हो कॉपी में लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटरिंग इन द सरफेस, एंटरिंग इन सरफेस, सरफेस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटर कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर एंटर कर रही है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, सिंपल है यार, जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से निकली होंगी, जितनी, मान लो एक पूरा गोला है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर की होंगी वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास की होंगी। इस सर्कल से इसके बीच में मान लो रिंग रखा हुआ है, क्या होगा, डिस्क रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डिस्क रखा हुआ है, इस स्फीयर के बीच में एक डिस्क रखा हुआ है। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास की होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकली होंगी। ठीक है, इसका मतलब फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज इक्वल टू में फ्लक्स एंटरिंग इन द सरफेस, दोनों इक्वल होगा नहीं होगा, दोनों फ्लक्स इन द डिस्क इज इक्वल टू में फ्लक्स थ्रू द एंटरिंग इन द सरफेस। ठीक है, जितना फ्लक्स इसके अंदर एंट्री करेगा जितना वहां से डिस्क से निकलेगा दोनों पास होगा, पासिस थ्रू डिस्क, पासिस थ्रू डिस्क। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, डिस्क से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सर्कल की तरह काम करेगा नहीं, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ A। ठीक है, यहां से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दो, तो फ्लक्स
एंटरिंग। देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में भी क्या है, जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ से कितना एंटर कर रही है, या पूछ सकता है कितना बाहर निकल रही है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, उसकी मर्जी है भाई। तो क्या होगा मेरा, फ्लक्स थ्रू द इस सरफेस से लिए, तो ये क्या होगा मेरा ई ए कॉस थीटा। इस बार देखो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ई ए की वैल्यू क्या होगी, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस जीरो की वैल्यू 1, जीरो हो रहा है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितना एंटर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन बता सकते हो तो पॉजिटिव आई कैप, इसमें ऐसे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर इस पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर हो रहा है, आसान है, ये सब तो आसान था, ठीक है। अगर पूरे के लिए पूछे नेट फ्लक्स तो जीरो, आधे के लिए पूछ ले तो ये, ठीक है। अब थोड़े दो अच्छा और सवाल देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसको नोट करो। मतलब देखो मैं एक बहुत ही इजी लेक्चर रखा था जानबूझ, क्योंकि ये सारे मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये सब बातें जब आप तक एक एक बात क्लियर नहीं होगी ना, ये छोटी छोटी बातें, तो अब आपको तब तक गौर से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बहुत आसान बेसिक और एक एक बातें बता रहा हूँ, इसलिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में। अभी भी मेरे पास क्या है, हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर। इसका रेडियस है लेट सपोज आर, इसका रेडियस है लेट सपोज आर, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास कर रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप। तो बताओ इस हेमिस्फीयर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की, इस हेमिस्फीयर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से बाहर निकली, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग फ्रॉम द सरफेस, लिविंग फ्रॉम द हेमिस्फीयर, ये बोल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, यूनिफॉर्म, ये बात बताया हो तुम्हें, ठीक है। तो हमें बताना है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर से बाहर निकल रही है। बताओ हेमिस्फीयर है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी, बताओ जी। इजी है, मुश्किल नहीं है ये, अभी जस्ट किया था अभी हमने। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेगी, आसान है। जिसने किया अच्छी बात, नहीं किया देख लो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर की वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इन रिंग, या डिस्क बोल सकते हैं। क्या है ये, डिस्क है, डिस्क बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरा गोल होगा ना डिस्क की तरह। तो एंटरिंग कितना फ्लक्स हो जाएगा इसके अंदर, तो फ्लक्स टू द हेमिस्फीयर, एच लिखूंगा इसके लिए, ठीक है। मैं तो कितना हो जाएगा, लिविंग लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिविंग कितनी बाहर निकल रही है, तो लिविंग लिख लेते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरा एच एल, तो ये हो जाएगा मेरा ई ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर इसके लिए इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इसके लिए क्या है, इसके लिए अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये मत होता है कि इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा, जी नहीं, इसके लिए एरिया वेक्टर अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज नहीं है ना इस केस में, इसमें जो टूटा हुआ है यहाँ से कटा हुआ है, इसके लिए मैं इधर से भी ले सकता था, इधर से भी ले सकता था, कहीं से भी ले सकता था, तो मेरी मर्जी को पड़ता तो मैं अंदर वाला लूंगा, क्योंकि ये क्लोज थोड़ी ना है, ये क्लोज नहीं है, यहाँ से एक सर्कल की तरह है ये, क्लियर हो रहा होगा। तो ई ए कॉस जीरो इज 1 और ए की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। इतना इजी था, यहाँ से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। एक अच्छा सवाल करें, ये तो आसान था। अब एक अच्छा सवाल देखते हैं, इसमें मजा आएगा, इसमें देखता हूँ सब कितना कोई क्या कर पाता है। मेरे पास एक हेमिस्फीयर से, और इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा, तुम देख के पता लगाना पड़ेगा। आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब बताओ इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स लिविंग फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रही है, सोच के बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इजी भी होना चाहिए, मुश्किल भी नहीं है, कंसेप्चुअल है। इस बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। इस केस में इधर डायरेक्शन, इस केस में इधर डायरेक्शन, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस केस में इधर, इस केस में इधर, इस केस में इधर, तो डायरेक्शन हर केस में चेंज है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट क्या था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती थी, इक्वी डिस्टेंस पे पैरेलल होती थी, याद है ना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ से है नहीं, इक्वी डिस्टेंस में नहीं है, पैरेलल भी नहीं एक दूसरे के, सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसे निकालते थे हम, क्या फॉर्मूला याद है, ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा निकालते थे ना, ई डी ए कॉस थीटा।
अब याद आ गया, थोड़ी देर पहले तो लिखा था। तो इसके लिए हर केस पे क्या करेंगे, छोटे छोटे से हम एरिया वेक्टर काटेंगे। इसके लिए डी ए, इसके लिए एरिया वेक्टर छोटा सा डी ए, इस केस में छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए। हर केस में क्या निकालेंगे, छोटे छोटे एरिया वेक्टर, और सारे एरिया वेक्टर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ई तो कांस्टेंट एरिया वेक्टर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यहाँ से इनके बीच का एंगल लिख लेते हैं पहले। ई ए, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा हर केस में। हर केस में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इत्तेफाक की बात है 0 डिग्री हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा, इत्तेफाक 99% में ये होता है डी ए। यहाँ से ई कांस्टेंट डी ए, ठीक है। ई कांस्टेंट क्यों है, तो हम मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, उसके नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन अलग अलग था, हम हर केस को अलग अलग करके जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा ई, और हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा, ये हेमिस्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया आएगा ना चाहिए। तो टोटल एरिया क्या होता है 4 पाई स्क्वायर स्फीयर का, लेकिन हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे। जब सारे छोटे छोटे डी को जोड़ेंगे तो पूरा एरिया नहीं आ जाएगा। ये यहाँ से पूरे मान लो इस हेमिस्फीयर है तो सारे डी को जोड़ूंगा तो हेमिस्फीयर का नहीं आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, वही तो निकाला है मैंने। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से ई 2 पाई आर स्क्वायर न्यूटन कूलम्स मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना हर क्वेश्चन में, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा आंसर, आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था, यहाँ से एग्जाम में आता है, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको पॉज करके सारे क्वेश्चन को नोट करो। एक अच्छा सवाल देखता हूं मैं, इसको नोट कर दूंगा क्वेश्चन को, उसके बाद हाँ जी ये रहा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है। जिसके पास अरिहंत की किताब होगा और प्रीवियस ईयर वाला, उसमें क्वेश्चन देखा भी होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन लगातार है ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्लीज थोड़ी देर के लिए सारे डिस्कशन को बंद करके इस क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे साइड में मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक, इस मतलब इस टॉपिक का ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में। जो हमारा फॉर्मूला होता था फ्लक्स निकालने का वो क्या होता था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मेन फॉर्मूला तो हमारा यही होता था ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जिससे कि हमारा आंसर क्या आता था कि स्केलर क्वांटिटी आता था। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ साइड √2 प्लेस एक्स वाई प्लेन विद द एंगल ऑफ 45 टू एक्स एक्सिस। कि इसको हम एक्स वाई जेड प्लेन, माफ करना, वाई जेड प्लेन के अंदर रखा है और एंगल उसका एक्स एक्सिस से कितना है 45 डिग्री है। मतलब ये ऐसा है कि उसको हमने 3D फिगर में रखा है, मतलब 3D प्लेन में रखा है। ठीक है, उसको रखा है एक्स वाई प्लेन में, लेकिन जो उसका एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 45 बन रहा है। फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है ना, 4 आई कैप में है, 3 जे कैप में है और 2 - 2 के कैप में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तीनों डायरेक्शन में है। किसमें है, तीनों डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ऐसा स्क्वायर जिसको हमने वाई जेड प्लेन में रखा है और एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना बन रहा है 45 बन रहा है। हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा बोल रहा हूं, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं। इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए अपना वाई प्लेन, और इसको मान लेता हूं ये मेरा अपना एक्स प्लेन, और ये मेरा प्यारा सा जेड प्लेन। ऐसे होता है, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात तो आपको पता होगा। एक अपने घर का कोना देख सकते हो, एक एक्स प्लेन, ऊपर ये वाला एक्स होता है घर का कोना, इधर वाला एक्स, नीचे वाला वाई, इस साइड वाला जेड। ठीक है, तो घर के कोने से भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्या रखा गया है, एक प्लेस किया गया है एक स्क्वायर, एक स्क्वायर रखा गया है। लेट्स सपोज ये मेरा स्क्वायर है, देख के लग नहीं रहा स्क्वायर। ड्राइंग क्या करूं मैं, कैसे ठीक करूं, अब ठीक नहीं होगा ये। ठीक है, बाय वाले चलो कोशिश करता हूँ फिर भी अच्छी बनाने की मैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या रखा, इसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से 45 बन रहा है। तो जो प्लेन रखा गया है, मान लो ये ऐसे है, तो इसको मैंने इसको वाई जेड प्लेन में रखा है। ये क्या है, वाई जेड, ये वाला एक्स प्लेन, ये वाला वाई प्लेन, इधर वाला जेड प्लेन, तो इसको ऐसे रखा गया है। ठीक है, ऐसे रखा गया है इसको। ठीक है, ये वाई प्लेन में भी रखा गया है, जेड प्लेन में भी रखा गया है, और एक्स एक्सिस से इनका एंगल कितना बन रहा है इस टाइम, इससे इसका एंगल कितना है इस टाइम 45 डिग्री का। कितना है 45 का, अब समझ में आया। ये देखो, ये मेरा वाई प्लेन है, इधर वाला एक्स प्लेन होगा, ये वाला एक्स प्लेन, ये वाला वाई प्लेन, यहाँ से इसका, और इधर की तरफ जो बाहर निकलेगा ना वो जेड प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ से जो बाहर की तरफ निकलेगा वो जेड। तो इसको हमने ऐसे रखा है वाई और जेड प्लेन में, और इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ना, इस केस में 90 बन रहा है, तो इसको ऐसा रखा है कि 45 का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है 45 का एंगल, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 45 का। तो इसको कुछ ऐसे प्लेस किया गया है। फील हुआ क्वेश्चन, आया समझ में। अब हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा,
तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें दे रखा वेक्टर क्वांटिटी में, तो मुझे एरिया भी क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए। सिंपल सी बात है, तभी मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो एरिया को मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। देखो साइड कितना दे रखा है, 2√2, मतलब सारे स्क्वायर है तो सारे साइड, ये भी 2√2, ये भी वाला साइड 2√2, ये साइड भी 2√2 और ये साइड भी 2√2। मान लेता हूँ ये मेरा ओरिजिन है, ये वाला केस क्या है, मेरा ओरिजिन है। इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल देता हूं। तो ये केस क्या है, मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो यहां से लेंथ कितना है, 2√2 है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ना, मैं वेक्टर निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस में 0 है यहाँ केस में, वाई एक्सिस में कितना जा रहे हैं हम ऊपर, 2√2, कितना जा रहे हैं 2√2, तो वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 2√2। जेड एक्सिस में कितना जा रहे हैं हम, 0, जेड एक्सिस में ऊपर जेड एक्स थोड़ी ना है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस वाले कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना जी। तो यहां से क्या होगा मेरा 0, 2√2 और 0। एक मिनट, ये 2√2 नहीं होगा, इसमें तो जेड में भी है ना कुछ ना कुछ, ये 2, चलो इसको तो लिख दो, 2√2 ही होगा, ये 0, ये भी ऊपर की तरफ है, जेड में कुछ नहीं इसका हिस्सा। इस वाले के बारे में सोचो, इस वाले कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचो, इसका ये एंगल 45 दे रखा है, इस वाले कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो, ये 2√2 नहीं होगा, ये 2 होगा, बताऊंगा अभी क्यों होगा। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस का 2 होगा, ये प्लस का 2 होगा। ठीक है, बताऊंगा अभी क्यों होगा। इस वाले कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो, अभी समझ आएगा, तो अभी समझ नहीं सकते, इसको यहां पर समझा सकता हूं मैं। ठीक है, इस वाले कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचो क्या होगा माफ करना। ठीक है, इस वाले सॉरी यार, इस वाले कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो क्या होगा, ये वाला एंगल 45 है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा एक्स में भी है, ये देखो ये पॉइंट ओरिजिन है मेरा, तो ये वाला मेरा एक्स में भी है, जेड में भी है, इसमें वाई एक्सिस 0 है, कितना है, वाई एक्सिस इस केस में 0 है, तो इस केस में वाई एक्सिस तो मेरा कितना हो गया 0, बचा क्या एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। हाँ जी, तो देखो इसका, इस लाइन का 2√2 है, इसका एक इधर कंपोनेंट टूटेगा DC cos 45 और एक इधर कंपोनेंट टूटेगा DC cos 45। क्यों, मैंने देखो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक cos थीटा एक sin थीटा, अरे ये sin थीटा, वो माफ करना है, गलती होगी मेरे से। ठीक है, ये क्या होगा sin थीटा, sin 45। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, जो थीटा होता है उससे बगल वाला cos थीटा और उसके जस्ट परपेंडिकुलर है ना, ये वाला अगर इस एक्सिस पे, दूसरा क्या होगा z एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि z एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस यहाँ से ये होगा, तो इधर cos थीटा है तो इधर sin थीटा होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। याद आ रहा है ये केस, अगर यहाँ से ये होता तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इधर cos इधर sin, अगर थीटा यहाँ होता था तो। ठीक है, तो ये 190 डिग्री पे होते थे, तो ये वाला एक्स यहाँ से 90 डिग्री पे कौन होता है, ये वाला, तो ये वाला यहाँ पर बनेगा। डीसी की वैल्यू कितनी है 2√2, sin कितना 45, 1/2, तो 2 से 2 कटा, कितना आ जाएगा √2, तो z एक्सिस में कितना आया √2, ऐसे ही x एक्सिस में भी कितना आएगा, डीसी की वैल्यू 2√2, cos 45 की वैल्यू 1/2, इससे ये कट जाएगा, cos 45 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो √2, तो ये आया मेरा। क्लियर है, कैसे निकाला मैंने ये कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट निकल गया तो मुझे क्या निकालना, वेक्टर निकालना, कितना मुश्किल काम है, सभी देखा था हमने। AD वेक्टर डॉट क्रॉस DC वेक्टर करके निकाल सकते हो एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, AD वेक्टर क्रॉस DC वेक्टर। ठीक है, तो AD वेक्टर कैसे निकलेगा, AD वेक्टर कैसे निकलेगा, निकाल के बताओ। AD वेक्टर, तो D कितना है मेरा, सब 0 0 है, और ये A कितना है मेरा, ये तो 0 माइनस AD, D माइनस A, तो कितना हो जाएगा 0 I कैप प्लस 2√2 J कैप प्लस 0 K कैप। आया समझ में, कैसे इन दोनों का वेक्टर निकालो, इसमें से इसको माइनस करके आता होगा ये क्रॉस, क्रॉस में क्या होगा DC है ना, तो DC, तो √2 माइनस 0, √2 I कैप प्लस 0 J कैप, और ये क्या होगा प्लस √2 K कैप। ये कहानी होगी तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2√2 J कैप, और ये क्या हो जाएगा मेरा 2 I कैप प्लस √2 K कैप। ये कहानी होगा, तो यहाँ से AD वेक्टर यहाँ पर लिखो, एरिया कितना होगा, AD वेक्टर क्रॉस DC वेक्टर, तो कितना आएगा, इसको इससे करोगे, J और I 90 डिग्री का होता है, तो 2√2 × 2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 K कैप। जब भी ये दो क्रॉस प्रोडक्ट, माफ करना यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है,
ठीक है। तो जब भी आई और क्रॉस, यहाँ फॉर्मूला याद आ रहा है आई जे के, तो जब भी और आई और जे का यहाँ पे लेकिन पहले जे है बाद में आई है, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा माइनस के कैप आएगा। क्या आएगा मेरा माइनस के कैप। तो ये कितना हो जाएगा √2 4, तो 4 के कैप आएगा। क्या आएगा इसका 4। अब ये तो निकालना आता होगा यार क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जब आई को हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है आई से जे की तरफ, तो आंसर क्या आएगा मेरा माइनस के कैप आएगा, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आता है आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो माइनस के कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो अगला वाला आता है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस और क्लॉकवाइज में जाते हैं तो प्लस में आता है, ठीक है। अब ये सब तो पता होना चाहिए भाई, अब 11th क्लास की बात है, पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √2 into 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के कैप आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो के और जे, के से जे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जे से के की तरफ, जे से के की तरफ क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा आई कैप में आएगा, तो √2 into √, ये भी 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा, तो प्लस का 4 आई कैप क्या आएगा, क्योंकि जे से के की तरफ जा रहे हैं, जे को के से मल्टीप्लाई किया, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आई कैप आंसर आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरे एरिया वेक्टर क्या आ गया 4 आई कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही दिक्कत रह गया, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, मुझे पता ही है। तो क्या होगा फ्लक्स मेरा ई ए cos 0, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों की एरिया इसमें होते हैं, ठीक। निकाल लो ना यार, इस फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, ई डॉट ए। खुश और कश, बात आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। मैं शॉर्ट में सुबह करा दूं, चलो करा दी तो पूरा ही कराऊंगा। ई कितना है मेरा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट 4 आई कैप माइनस 4 के कैप, यही होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आई वाले का आई से करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16, ठीक है। आई का आई से करते हैं, एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा लगता है, तो कितना आ जाएगा 16। अब ये सब समझ में आता होगा यार, ठीक है। आई का जे से करेंगे, आई का के से करेंगे 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का हो जाए, cos 90 is 0, इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे जे और आई का 0, ठीक है। जे और के का 0, इसका इससे करेंगे तो आंसर आएगा 2 2 8, कितना आ जाएगा मेरा 8 आएगा, प्लस का हो जाएगा है ना, -2 प्लस का, तो 4 दूनी 8 8 के कैप का आंसर 1 होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट पता ना कि डिफरेंट, आई का जे से करेंगे 0, आई का के से करेंगे 0, जे का आई से करेंगे 0, जे का के से करेंगे डिफरेंट, बस इन सेम वाला करते हैं तो आंसर ये होता है, और दोनों कट के यहाँ से वेक्टर हट जाता है। अब ये सब वेक्टर की कहानी है यार, वेक्टर पढ़ना नहीं आ रहा तो ये पहले जाके वेक्टर कहीं से देखो, ठीक है। 11th क्लास का वेक्टर पढ़ा अच्छी बात है, नहीं तो 12th क्लास का वेक्टर पढ़ना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है तुम लोगों की। तो 24 फ्लक्स आएगा, कितना आएगा 24 न्यूटन्स पर कूलम्स मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो पॉज करके कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं, तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला पॉइंट याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। कि एक्स एक्सिस से मान लेता है ये एक्स और जेड में दे देता, वाई एक्सिस से एंगल बोल देता, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। तो हम इस केस में क्या करते हैं, वाई एक्सिस को नीचे बना लेते हैं, एक्स को ऊपर बना लेते हैं, वो तो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, नहीं समझ में आया दोबारा मुझे कमेंट करना, दोबारा से सेपरेट वीडियो बना के इसका दूंगा मैं, ठीक है। प्लीज इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से करो। कल से स्टार्ट करेंगे हम गॉस लॉ का स्टार्ट, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं कल।